नमस्कार। फॉर इन्फॉर्मेशन सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारी और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तेजी से चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हमारी पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से अब तक कुल 18,000 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानें अब तक यूक्रेन से 6400 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची हैं। बीते 24 घंटों में 15 फ्लाइटें भारत आई हैं। अगले 24 घंटों में 18 और फ्लाइटें निर्धारित हैं। अरिंदम बागची ने बताया कि शुरुआत में 20,000 भारतीय नागरिकों का पंजीकरण किया गया था, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया था। हमारा अनुमान है कि अभी भी कुछ 100 नागरिक खार्किव में रह रहे हैं। हमारी प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षित वापसी है। हमारे पास यूक्रेन में बंधक बनाकर भारतीयों को रखने की कोई भी जानकारी नहीं है। भारतीयों की वापसी के लिए जो सस्ता, सुविधाजनक होगा, हम उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को निकालेंगे। यूक्रेन से बाहर निकलने के बाद लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो रही है। चुनाव। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए छठे चरण का मतदान समाप्त हो गया। इसी के साथ 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। छठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उनके 7 मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी तथा बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रतिष्ठा दांव पर है। वर्ष 2017 में 57 सीटों में से 46 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 53.31% मतदान हो चुका है। अभी चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों में कुल 56.52% मतदान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आज 8वां दिन है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल रूसी पक्ष के साथ वार्ता करने के लिए बेलारूस पहुंचा है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसके बाद आज दूसरे दौर की वार्ता होगी। युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच सोमवार को पहले दौर की वार्ता हुई थी, जो करीब 5 घंटों तक चली थी। बैठक के दौरान कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनी थी। पहली दौर के वार्ता के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि वार्ता में हुई बातचीत की जानकारी देने के लिए मॉस्को और कीव लौट आए थे। उधर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 90 मिनट की फिर मुलाकात की। ये जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी ने दी है। व्लादिमीर पुतिन ने इमैनुएल मैक्रों से कहा कि यूक्रेन में रूस के अभियान के लक्ष्य यूक्रेन को विसैन्यीकरण और तटस्थ स्थिति किसी भी तरह हासिल किया जाएगा। क्रेमलिन ने ये जानकारी दी। पुतिन ने कहा कि कीव द्वारा वार्ता में देरी के किसी भी प्रयास के परिणाम स्वरूप मॉस्को अपनी मांगों की सूची में और आइटम जोड़ देगा। इससे पहले मैक्रों ने पुतिन से 28 फरवरी को बात की थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पुतिन से यूक्रेन में नागरिकों पर सभी हमलों को रोकने, नागरिक बुनियादी ढांचे को संरक्षित करने और प्रमुख सड़कों तथा सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का भी आग्रह किया था। अर्थ जगत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत से आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। मोदी ने उद्योग जगत से कहा कि उन वस्तुओं के आयात में कटौती के प्रयास होने चाहिए जिनका उत्पादन भारत में हो सकता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दुनिया के लिए भारत में विनिर्माण विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज दुनिया भारत को विनिर्माण शक्ति के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं जो उद्योग जगत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। खेल जगत से अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने गुरुवार को कहा कि रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को यूक्रेन में युद्ध में उनके देशों की भूमिका के कारण शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईपीसी ने 24 घंटे के अंदर अपना फैसला बदला, क्योंकि इससे पहले बुधवार को उसने कहा था कि शुक्रवार से शुरू होने वाले खेलों में रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को तटस्थ खिलाड़ियों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें वे अपने देश के नाम और ध्वज का उपयोग नहीं कर सकते थे। आईपीसी को इस फैसले के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उसे अपना निर्णय बदलना पड़ा। गुड टू नो। आज विश्व वन्यजीव दिवस है।
ये 3 मार्च को दुनिया के जंगली जानवरों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को ये घोषित किया, जो 1973 में संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव के रूप में वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का दिन है। अब ये वन्यजीवों को समर्पित दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। ये दिन हमें वन्यजीवों और वनस्पतियों के विभिन्न सुंदर और विविध रूपों को जश्न मनाने और उनके संरक्षण से लोगों को मिलने वाले कई लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। ये हमें वन्यजीव अपराध और मानव प्रेरित प्रजातियों की कमी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में भी याद दिलाता है, जिसका आगे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। कुछ ट्वीट्स के नीचे स्क्रॉल करने पर हमें ये जानकारी मिलती है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। हर वर्ष 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया में रहने वाली जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का मकसद ये है कि जैव विविधता को संरक्षित करने तो मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है, ये बताया जाता है। साथ ही देशों में अपने क्षेत्रों में वन्यजीव अपराध पर अंकुश लगाने और वनों की कटाई जैसे गतिविधियों के कारण वनस्पतियों और जीवों के नुकसान को रोकने का भी आह्वान करता है। वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्प्राप्त करना यानी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रखी गई है। दुनिया भर से लुप्त होते जा रहे फल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। आइए आपको छोड़े जाते हैं इंसान और जानवर के इस खूबसूरत रिश्ते पर एक सुंदर फिल्मी गीत के साथ। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटा